Hey everyone, I welcome you all to my channel Robin Classes. I'm here to make the grammar easy and fun for you all. I have recently started a series where I have picked up and sorted out some grammar portions of the previous year question papers. Because I have recently seen or I have witnessed that the previous year question papers grammar is mostly repeated. I mean 70% is repeated in the upcoming grammar upcoming question papers of class 10th particularly. So this video is particularly targeting the students of class 10th who have the problems with the grammar. सो अगर हम ये ग्रामर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के ग्रामर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो चांसेस देयर आर 70% चांसेस कि सेम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में, क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम्स में. So that's what I have exactly started doing here. I'm going to just help you sort out all these questions. I'm not only going to provide you with the answers of these questions, but I'm also going to help you out to understand the concepts behind them. So let us start with our this series. तो आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो होने वाला है 2025 के क्वेश्चन पेपर्स की ग्रामर. So without any further ado, let us start with our question. So we have got the first question right here on our screen, which says fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of a letter. जो भी हमें ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उस वर्ड को देखते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, हमें फिल करना है ब्लैंक में. अब हमें एक रूल को हमेशा याद रखते हुए चलना है. वो रूल हमारा क्या होता है कि व्हेनेवर यू सी एनी प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस, तो आपको ध्यान ये देना है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है. किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. अगर अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं तुम्हें इजीली तरीके से समझाऊं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज that the objects are always the reply of what and whom. They are always the reply of what and whom. For an example, अगर मैं कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ और मैंने उसमें लिखा he broke, so the question is what did he break, and for the reply of that I need to put an object. अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, he broke a chair. He broke a chair. And for the reply of whom, if I am to write, then I will write a sentence that is he helped. Whom did he help? He helped me. So जो मेरा यहाँ पे बताने का जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी रिप्लाई what और whom के होते हैं सेंटेंस में, they are the objects in the sentence. If it is clear for you, then you will have no problem to understand this concept here. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी प्रेपोजिशन होती है हमेशा, जो भी सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन उसके अपने ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होते हैं. सो थैंक यू फॉर, किस चीज के लिए थैंक यू करना है वो हमें सेंटेंस में बताना है. थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू फॉर व्हाट. सो हमें अब यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स हमेशा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन. तो ये हमारे पास है यहाँ पे वर्ब. अगर अब हमें वर्ब का बनाना है नाउन तो हमें सिंपली क्या, एक नाउन, तो हम क्या करेंगे उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे और उसको नाउन के रूप में यूज कर लेंगे एज अ जिरंड. सो क्या करेंगे हम, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग, थैंक यू फॉर कंसीडरिंग, thank you for considering my application. I look forward to working in your organization. Clear? So ये इसका हो जाएगा आंसर. तो बस हमेशा आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपको प्रेपोजिशन नजर आती है तो उसके बाद में आने वाला वर्ड होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक नाउन. क्लियर? ठीक है. अब जब आप इतना समझ जाओगे तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस में सीखने के लिए, बेसिकली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली, मीन जो हमें आंसर चाहिए था वो तो मिल चुका है, बट हमें एक सीखने को चीज मिली वो ये भी मिली कि हमें यहाँ पे एक फ्रेज दी गई है लुक फॉरवर्ड टू. अब हमने पाया कि टू के बाद तो हम वर्ब जनरली यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इन्फिनिटिव, टू प्लस
V1 हम जनरली यूज करते हैं वो टू के साथ प्रेपोजिशन, आई मीन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि उन्होंने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं सेंटेंस में टू लगा के, बट उनके बाद हमेशा हमें जो यूज करना होता है वो करना होता है जनरल, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसी कुछ फ्रेजेज होती हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे ज़्यादा नहीं, बिकॉज दिस इज सम अदर कॉन्सेप्ट, वो हम कभी और डील करेंगे। सो ऐसे कुछ जो फ्रेजेज होती हैं वो होती हैं लुक फॉरवर्ड टू, इनको भी जो हम डील करेंगे वो किसी दूसरी वीडियो में, एक दिन में सारी फ्रेजेस को डील करने वाला हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद जैसे बी यूज्ड टू, जैसे कि मान लो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, ही इज यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। सिमिलरली हमारे पास जैसे कि बी अकस्टम्ड टू, बी अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का भी जो मतलब यूज होता है वो इसी तरीके से होता है कि किसी चीज का एडिक्ट हो जाना। जैसे जैसे हमने कहा कि एडिक्ट, तो हम इसको भी यूज करेंगे, बी एडिक्टेड टू। सो ये कुछ ऐसी फ्रेजेज होते हैं, काफी सारी फ्रेजेज होती हैं, जैसे रिजोर्ट टू भी हम ऐसे यूज करते हैं, विद अ व्यू टू भी हम ऐसे यूज करते हैं, कमिटेड टू होता है, अपोज्ड टू होता है, कन्फेस टू होता है। तो ये ऐसे कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनके सब पास हम जब भी यूज करेंगे तो उनके साथ हम यूज करेंगे वो हमेशा V1 प्लस ING, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये भी एक ग्रामर का रूल होता है जो कि काफ़ी बार क्वेश्चंस में, इवन कंपटीशन के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एडिक्टेड टू, तो हम बोल देंगे ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, ही इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन कोल्ड वेदर, he is used to teaching for 5 hours at a stretch। so इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। चलो देखते हैं इसको भी। 97% of earth's water is salty ocean water and another 2% is trapping in earth's ice caps and glaciers। अब हमें देखना है ना कि इसमें सेंटेंस में एरर क्या है, और एरर को समझने के लिए हमें देखना एक हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि इसमें लगा हुआ है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अगर अब हम ये डील करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ये बेसिकली फंक्शन करते हैं एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव को सेंटेंस में फंक्शन करते हैं, जिनको हम, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच प्रोवाइड द एडिशनल और द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। अब हमारे पास जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ये भी एक एडजेक्टिव की फॉर्म होती है, तो जिनको हम यूज करते हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब जो बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं V1 प्लस ING, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्लियर? इनको बेहतर तरीके से बताने के लिए मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं आप क्लियरली अगर डील करना होगा, अगर इसकी डिमांड होगी, अगर if you demand for it, or if you are very confused about this concept that how the present participle and the past participle work, then I'll definitely going to upload a video regarding that where I'm going to clear all your doubts, and just watching that video will clear all your doubts। बट यहाँ पे कुछ उसका रेफरेंस लेके ताकि मैं तुम्हें वो क्वेश्चन समझा पाऊँ।
अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के लिए। अब हमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जिस वर्ड के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे जैसे नाउन के साथ, वो इसमें एक्टिव होता है। आई मीन एक्टिव होने का मतलब है कि वही इस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले काम को कर रहा होता है। पास्ट पार्टिसिपल में उसका ऑपोजिट होता है कि वो एक्टिव ना होके वो होता है पैसिव। क्लियर? अब जैसे कि सेंटेंस के रेफरेंस से अगर हम सीखें तो सेंटेंस हमारे पास है वो क्या है, ही आस्क्ड फॉर a he asked for a drilling machine। सेकंड हमारे पास जो सेंटेंस हो जाएगा, he gave me a drilled board। ये हमारे पास दो सेंटेंसेज हैं। अब आप देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए, ड्रिलिंग एंड ड्रिल्ड। एक हमने जो ड्रिलिंग वर्ड यूज किया वो यूज किया हमने मशीन के लिए, जो हमने यहाँ पे ड्रिल यूज किया वो हमने किया बोर्ड के लिए। उसने मांगा, क्या मांगा? एक मशीन। कैसी मशीन? ड्रिलिंग मशीन, ऐसी मशीन जो कि ड्रिल कर सकती हो। उसने मुझे दिया क्या? एक बोर्ड जो कि ड्रिल किया गया था। अब मैंने कहा कि जिस वर्ड के साथ ये प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल लगते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस वर्ड के साथ लगेगा वो खुद में ही एक एक्टिव नाउन होगा। एक्टिव नाउन का मेरा मतलब वो खुद ही वो काम कर रहा होगा। तो मशीन क्या ड्रिल कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। तो उसने ऐसी मशीन मांगी जो कि ड्रिल कर सकती हो। दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा कि वो नाउन है वो पैसिव होता है, वो काम वो कर नहीं रहा होता, उस पर वो काम किया गया होता है। तो उसने मुझे ऐसा बोर्ड मांगा जो कि ड्रिल कर रहा हो, या ऐसा बोर्ड मांगा जिसको ड्रिल कर दिया गया हो। ऑफ कोर्स बोर्ड ड्रिल नहीं कर पाएगा, तो किसी ने अगर मुझे दिया है तो उसने ऐसा बोर्ड दिया है जिसको ड्रिल कर दिया गया था। राइट? ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। इसको अच्छे तरीके से और विद मोर एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे किसी और क्लास में। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा तो हमने पाया पर्सन इज ट्रैपिंग। ठीक है, वो ट्रैपिंग है। क्या वो ट्रैप कर रहा है या वो ट्रैप हो चुका है? वो हो चुका है वहां पे ट्रैप्ड। जो 2% वाटर है, वो पीने लायक जो वाटर है वो ट्रैप हो चुका है, वो ट्रैप कर नहीं रहा, वो ट्रैप हो चुका है। राइट? तो जब हमें वहां पे चाहिए है ना, हम जो ये परसेंटेज है वाटर है वो काम कर नहीं रहा है, उस पर वो काम हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो जो वाटर है वो ट्रैपिंग कर नहीं रहा है, वो ट्रैप हो चुका है। अगर हम वो ट्रैप हो चुका है तो हम यहाँ पे ट्रैपिंग हटाएंगे और हम यूज करेंगे इसमें V3, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रैप। क्लियर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रैप्ड। दूसरा हम इसका रेफरेंस देख सकते हैं, वो देख सकते हैं पैसिव वॉइस से। अदर 2% इज ट्रैपिंग। खुद 2% ट्रैप करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, उस पर ट्रैप किया, उसको ट्रैप किया जाएगा बिकॉज नॉट ह्यूमन बींग्स विदाउट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। तो उस पर कोई काम हुआ है ट्रैप करने का, वो किसी और वजह से हुआ है। क्लियर? अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नरेशंस का। नरेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं और आपको हार्डली 2 से 3 दिन लगते हैं उन क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। और वो काफी नरेशंस का अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें प्रैक्टिकल होकर अगर उन क्वेश्चंस को सीखते हो देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। लेकिन अगर तुम उसको प्रैक्टिकल होकर और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रटने पे तोड़ते हो देन इट इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर यू टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखते हैं कि ये कैसे इसको हमें सोल्व करना है। फर्स्ट रूल जो हमारा नरेशंस को होता है, अगर तुमने कि कभी भी सेंटेंस देखा कि वो सेंटेंस है तुम्हारा क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हमें उसको करनी होती है स्टेटमेंट एक चीज, फिर हमें देखना होता है कि वो किस टेंस में है। अगर वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल देन वी विल चेंज इट टू पास्ट सिंपल। इफ इट इज इनटू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देन वी विल चेंज इट टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलर टू दैट हम उसको चेंज करते हैं। नरेशंस का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी मैं किसी दूसरी वीडियो में डील कर लूंगा, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली और
विद वेरी इजी लैंग्वेज और उसको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ आपके सामने डील कर लूँगा। अब जब हम इसको सीख रहे हैं तो हमें देखना है कि डज दिस रेस्टोरेंट, अब ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? युक्ति एंड संजय हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, रिपोर्ट युक्ति इज क्वेश्चन। अब युक्ति का हमें क्वेश्चन है, वो युक्ति पूछ रही है संजय से, अभी हमें उस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है वो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है या फिर यस या नो टाइप क्वेश्चन है। क्लियर है? यस या नो टाइप का मेरा मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू गोइंग टू स्कूल, यू विल आंसर इन यस और नो। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बट इफ इट इज रिगार्डिंग गेटिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, देन आई विल आस्क यू व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, then you will not answer me in yes or no. You'll give me some extra information. I'm going to school because I need to get the proper education. I'm going to school because I want to become successful in my life. Similar like that, right? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो हाँ या ना का है, कि क्या ये रेस्टोरेंट है वो अच्छा खाना सर्व करता है साउथ इंडियन या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं वो इफ और वेदर के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डज दिस रेस्टोरेंट सर्व गुड साउथ इंडियन फूड। तो अब हम इसको पहले करेंगे इसकी स्टेटमेंट, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स गुड साउथ इंडियन फूड। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे इसकी स्टेटमेंट, दिस restaurant serves 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 good South Indian food। जब इतना हो जाएगा तो फिर हम इसको चेंज करेंगे पास्ट के सिंपल में। तो सिंपल के लिए दिस को कर देंगे हम दैट, को हटा के हम करेंगे इफ या फिर वेदर। सो हम क्या करेंगे, युक्ति आस्क्ड संजय इफ दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड। अब इसका हम कर देंगे जस्ट, इसका अब हम कर देंगे शाउट। क्लियर? तो युक्ति आस्क्ड संजय इफ दैट रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड साउथ इंडियन फूड, देन ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अमित आर यू श्योर you can manage to go to railway station on your own? Ananya, yes, I already booked a cab. अमित asked अनन्या। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैं उसमें बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो एंड देन यू डू द डबल ऑथेंटिकेशन। डबल ऑथेंटिकेशन का मेरा मतलब हो जाता है कि पहले आप अपने आप से उसको आंसर करके देखो, अगर आप उसको ठीक से आंसर कर रहे हो और सेम आंसर आपको आपके ऑप्शन में मिल जा रहा है देन इट इज द डबल ऑथेंटिकेशन। तो आपको फिर किसी से पूछने की या बाद में कहीं से चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब जो अमित ने अनन्या से पूछा आर यू श्योर, अब इसका हमें करना स्टेटमेंट यू आर श्योर, राइट। तो अब इसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अमित आस्क्ड अनन्या इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन, योर का हो जाएगा हर, बिकॉज हम लड़की के लिए बात कर रहे हैं ना, ऑन हर ओन। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें हो इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज। अब अपने देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इफ शी श्योर, उसने सेम सेंटेंस छोड़ दिया, गलत। इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, ये ठीक। बस अब जब हमें यहाँ पे आंसर मिल गया तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। क्लियर? फिर पेपर चेक कर लेते हैं। इफ शी वाज श्योर टू मैनेजिंग, गलत। इफ शी श्योर कैन मैनेज, बिल्कुल गलत। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट। तो हमेशा अपने जो नरेशंस के होते हैं और नरेशंस के जो होते हैं ना वो 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ये सबसे इजी होते हैं, सबसे इजी होते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेट, इमिग्रेट, एमिग्रेट साउथवर्ड्स टू अवॉइड द हार्श विंटर, एम्बार्किंग ऑन एन इनक्रेडिबल जर्नी दैट स्पैन्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब जो माइग्रेट हो और इमिग्रेट और एमिग्रेट, आपको इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस चेक करना है। जो इमिग्रेट होता है ना, जो वर्ड्स हमारा होता है इमिग्रेट, इसका मतलब हो जाता है कि कोई अपनी कंट्री को या कोई अपनी जगह को छोड़ के परमानेंटली कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। इमिग्रेट का मतलब होता है कि कोई दूसरी कंट्री को छोड़ के वो हमारी कंट्री में परमानेंटली शिफ्ट हो गया। माइग्रेट का मतलब होता है कि कोई आप
किसी रोजगार की वजह से कुछ बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर है, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हो, नॉट फॉर द परमानेंट पीरियड बट फॉर सम टेम्परेरी और ट्रांजिएंट पीरियड। फॉर द टेम्परेरी पीरियड आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं माइग्रेट। अगर आपको यूज करना है इमिग्रेट, तो मैं इमिग्रेट को याद रखता हूँ ई से, इफ ई से मैं याद रखता हूँ एग्जिट। एग्जिट मतलब कोई हमारी जगह को छोड़ के हमारी कंट्री को एग्जिट कर गया। वही मैं आई इमिग्रेट को यूज करता हूँ इन से, इनका मतलब कोई दूसरी कंट्री को छोड़ के हमारी कंट्री में एंटर कर गया, इन कर गया, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको याद रखता हूँ। अब जब भी आप कभी वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसे मिलता है इमिग्रेंट वीजा, नॉन इमिग्रेंट वीजा, राइट। तो इस तरीके से अब जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो ना परमानेंटली एग्जिट करते हैं ना वो एंटर करते हैं, वो दे जस्ट ओनली माइग्रेट। वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बिकॉज जब जो वेदर है वो हार्श विंटर है, कोई और वेदर है, जब वो वापस से ठीक हो जाता है देन दे आल्सो रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेसेज, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइग्रेट। आगे नाउ वी हैव द सिक्स्थ question. In the sixth question we have, tell us much about your project and we will select suitable candidates for you to hire. अब इसको समझने के लिए इसका आंसर तो है वो क्या हो जाएगा, much को हटाएंगे और हम यूज करेंगे यहाँ पे more। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझने के लिए हमें जो समझना होता है वो होता है मच और मोर का डिफरेंस। जो मच और मोर है दोनों ही यूज होते हैं हमारे डिटरमिनर्स, और sometimes you also use these words as an adverbs. So जो दोनों यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वो क्वांटिटी या फिर डिग्री को डिनोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो देखना है वो क्या है, मच। मच जो हमारा होता है वो हमेशा यूज होता है विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, और मेनली ये जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन द क्वेश्चंस एंड इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। मच को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन द क्वेश्चंस और इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, मेनली इन इंटरोगेटिव और द नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, हाउ मच मनी डू यू हैव, आई से हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इस मच को, या हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर लेंगे। मालूम है मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट। सो इस तरीके से हम नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं मच को। लेकिन जब बात करते हैं मोर को, तो मोर को जनरली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है इट सिंपली मीन्स टू मीन एडिशनल इंफॉर्मेशन और द ग्रेटर क्वांटिटी। मान लो मुझे बोलना है वी नीड मोर टाइम टू फिनिश द वर्क, इट मीन्स आई नीड द ग्रेटर क्वांटिटी, आई नीड सम मोर टाइम टू डू दैट टू फिनिश द वर्क। क्लियर। सो मोर को जो हम यूज करते हैं वो यूज करता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और जो मच होता है उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम यहाँ पे पाएंगे कि हमारे पास इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पे वो बोला जा रहा है कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, गिव अस और प्रोवाइड अस विद एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन हेल्प यू टू सेलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट, राइट। तो हम मच को हटाएंगे और मोर को यूज करेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। सो मच और मोर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि मच को यूज करो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और मोर को यूज करो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में टू मीन एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर। इससे आगे सेवंथ क्वेश्चन में हम देखेंगे ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन इज अ मेजर कंसर्न बिटवीन पेरेंट्स टुडे। अब ओबेसिटी इन टीनेज चिल्ड्रन, टीनेज को तो टीनेजर्स नहीं करेंगे बिकॉज टीनेज इज द adjective here, and adjectives cannot be plural or in the plural forms. Concern major is a major concern, age लगा है इसका मतलब concern ठीक है। Between and among, अब हमें देखना है कि between जो होते हैं वो दो के बीच में, और among होता है वो
दो से ज़्यादा के बीच में। यहाँ पे हमने कोई भी कंपैरिजन या कोई भी हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया है पेरेंट्स के अलावा। सो इसका मतलब जो है जितने भी पेरेंट्स हैं सबके बीच में, इसलिए हम क्या करेंगे, बिटवीन हटाएंगे और अमंग को यूज करेंगे। क्लियर? टुडे का भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में जो मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ स्कूल में, वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप गलत जो हैं, रॉन्ग जो आंसर्स हैं, ऑप्शन हैं, उनको हटा दो। जब आप उनको हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो राइट आंसर बचेगा। ये तरीका होता है। इसे आगे मूव करते हैं। यस्टरडे तन्नू वॉक्ड टू द पार्क एंड ब्रीजी इवनिंग। ब्रीजी का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे जो हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी धीरे धीरे जो प्लेजेंट जो विंड ब्लो कर रही होती है उसको बोलते हैं ब्रीजी। तो तन्नू वॉक करके गई पार्क तक और उसने वहां पे एंजॉय किया। अब हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस वो स्टार्ट हुआ वो पास्ट से स्टार्ट हुआ है और फिर उन्होंने वहां पे यूज किया, वो क्या किया, वॉक्ड। इसलिए हमें चाहिए वहां पे भी पास्ट की फॉर्म। टू एंजॉइंग गलत हो जाएगा, विल एंजॉय फ्यूचर में चला जाएगा। डिड एंजॉय तो बिल्कुल गलत, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ दूसरी सेकंड फॉर्म लगाना हमारे लिए रिडेंडेंट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है एंजॉयड। तो जो इसका ठीक ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंजॉयड। क्लियर? इससे आगे रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। भावना, आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। सोहेल, दैट्स ग्रेट, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट टुमारो। तो जो भावना ने टोल्ड सोहेल दैट, अब हमने देखना है कि ये जो सोहेल को भावना ने क्या कहा, आई फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे। अब ये है पास्ट सिंपल, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो भावना आई है तो क्या हो जाएगा, शी। भावना टोल्ड सोहेल दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। यस्टरडे को चेंज करेंगे किसमें, प्रीवियस डे, राइट। सो शी सेड शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट द प्रीवियस डे। क्लियर? ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट। अब ये मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ इन प्रोनाउंस को, कैसे मैं एडवर्बियल्स ऑफ टाइम को चेंज कर रहा हूँ, कैसे मैं इनका टेंस को चेंज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक और वीडियो डाल दूंगा जो कि तुम्हारी हेल्प कर देगी उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नोटिस ऑन अ स्कूल नोटिस बोर्ड। हम प्लेस्ड हैं किस चीज के लिए, टू अनाउंस दैट आवर एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन 30th अप्रैल 2025 एट द स्कूल प्ले ग्राउंड फ्रॉम 9 AM to 3 PM। अगर वो अनाउंस कर रहे हैं तो क्या वो काम हो गया है या वो काम होगा? अगर अनाउंस कर रहे हैं तो काम हुआ नहीं है, वो काम होगा। तो इज हेल्ड वो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, हैड बीन हेल्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है इसका स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कभी भी पास्ट परफेक्ट को यूज नहीं करते हैं विदाउट अनदर पास्ट क्लोज। टू बी हेल्ड ऐसा होना है बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ऑप्शन बचा बी, कि उन्होंने अभी अनाउंस किया है तो वो काम होगा। राइट? तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा विल बी हेल्ड। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। लेट्स जॉइन हैंड्स, कल्टिवेट कंजर्वेशन एंड a greener tomorrow for generations to come। अब हमें हमेशा एक ध्यान रखना है, जो हमारे पास जो कनेक्टर यूज करते हैं हम, जो कंजंक्शन यूज होता है एंड का हमेशा काम होता है दो सेम चीजों को एक साथ जोड़ने का। जैसे अगर वहां पे यूज कर रहे हो नाउन, तो नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, अगर हम यूज कर रहे हैं कोई इन्फिनिटी या कोई भी जिरंड तो उसको जिरंड के साथ जोड़ने का काम होता है एंड का। कोई क्लोज है तो क्लोज को दूसरी क्लोज के साथ, ये हमें ध्यान रखना है। तो सेम चीजों को जोड़ने का काम होता है, वो होता है एंड कनेक्टर का। अब हमने यहाँ पे देखा लेट्स जॉइन हैंड्स, कल्टिवेट कंजर्वेशन। कल्टिवेट के लिए हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमने उसको जोड़ दिया एंड के साथ। अगर हमने उसको एंड के साथ जोड़ा तो हमें दूसरी जो फॉर्म चाहिए होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फॉर द प्लूरल नाउन्स, राइट। तो देखते हैं एंश्योरिंग गलत, एंश्योर है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, एंश्योर्स गलत और एंश्योर्ड गलत। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी। तो हमें हमेशा जो याद रखना वो याद रखना, जो एंड हमारा कंजंक्शन होता है, जो कनेक्टर होता है, वो सेम चीजों को जोड़ने का काम करता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू ऑल। इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो इससे आगे हमने देख रहे हैं सेंटेंस में वो है द प्लग शुड फिट
up to the outlet. If it doesn't fit, do not force it in. तो जो हमारा सिंपल सा जो इसमें एरर है वो एरर हमारा जो निकल के आता है वो आता है प्रेपोजिशन का। एक चीज़ तो ये कि हमारा जो कोई भी प्रेपोजिशन अप टू ऐसा होता ही नहीं है। जो भी हम अप टू का भी यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं विद स्पेस अप टू। और जो अप टू का काम होता है ना वो होता है कि मूवमेंट अंटिल अ पॉइंट, कि कोई भी मूवमेंट दिखा रहे हो वो किसी पॉइंट तक आप दिखा रहे हो। अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ही वॉक्ड अप टू स्पेस के साथ अप टू द गेट, कि वो गेट तक गया। इट नेवर शोज द मूवमेंट इनसाइड समथिंग। जैसे इनटू, इनटू क्या होती है, एक मूवमेंट होती है कि बाहर से अंदर। शी वॉक्ड इनटू द रूम, कि वो बाहर से अंदर आई, वो इनसाइड मूवमेंट दिखाता है। वॉक्ड अप टू ये कभी ये मूवमेंट दिखाता नहीं, ये मूवमेंट दिखाता है कि अंटिल अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट तक की मूवमेंट को दिखाता, नॉट इनसाइड। दूसरे भी जो इस प्रेपोजिशंस का यूज होते हैं वो हम किसी और वीडियो में डील कर लेते हैं। जैसे कि ये लिमिट दिखाता है, चिल्ड्रन अप टू 10 years आर नॉट अलाउड टू वॉच द जो 18+ मूवीज वगैरह होते हैं। जैसे कि अभी कुछ धुरंधर मूवी आई थी तो वो भी बच्चों के लिए अलाउड नहीं थी बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस एलिमेंट्स, राइट, वायलेंट एलिमेंट्स एंड ऑल। तो ऐसे ये इस चीज़ के लिए हम यूज करते हैं अप टू को। और भी इसके कुछ यूज होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी यूज करते हैं इसको, कोई भी स्टैंडर्ड या लेवल या लिमिट दिखाने के लिए यूज करते हैं, या इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए। वो मैं किसी और वीडियो में, कोई प्रेपोजिशन की वीडियो में इसको डील कर लूँगा, राइट। तो ये थे हमारे यहाँ तक आज तक के आंसर। अच्छा, तो इसका जो आंसर हमारा होना चाहिए वो अप टू नहीं, वो इसका आंसर होना चाहिए इनटू। द प्लग शुड फिट इनटू द आउटलेट, क्योंकि हमें मूवमेंट दिखानी है बाहर से अंदर, कि जो आउटलेट है उसके अंदर वो फिट हो जाना चाहिए प्लग। अगर नहीं फिट हो रहा है तो उसको फोर्स ना करे, वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो हमारा आंसर होना चाहिए इनटू। ये बस हमारा फर्स्ट जो है आज का पीडीएफ है वहां तक। सेकंड जो हम कल डील करेंगे वो हम इस सेकंड पीडीएफ से डील करना स्टार्ट करेंगे। आई होप मैं जो डाउट्स थे या जितने भी इसके अंदर के क्वेश्चंस वगैरह थे उनको कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों के लिए क्लियर किया होगा। That's it for today. Thank you so much for being here. I'll come up with the next video where I'll be dealing with some other doubts or other grammar questions so that I can help you understand them better. Thank you.